नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने परिवहन मंत्री मेरी रेगेव के साथ अशडोद बंदरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन रोरिंग लायन के बीच समुद्री व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि बंदरगाह और हवाई क्षेत्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार सुरक्षा बजट पारित करने जा रही है। नेतन्याहू के मुताबिक इजरायल दुनिया को दिखा रहा है चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी एक मजबूत राष्ट्र और लचीली अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है। אני פה בנמל אשדוד, הנמלים עובדים, השמיים עובדים, הכלכלה עובדת פול טור בכוח אדיר. אנחנו הולכים להעביר תקציב, על כך החלטנו היום, תקציב ביטחוני. הממשלה חזקה ויציבה, והרבה יותר חשוב, המדינה חזקה ויציבה. ומדינת ישראל מראה לעולם מה זה עם לוחם, מה זה מדינה לוחמת ומה זה כלכלה סופר איתנה. מדינה במלחמה, שהמסחר שלה פתוח, שהכלכלה מתחזקת, שהמטבע מתחזק, שהסחר הימי עובד מלא וגם השמיים עובדים. זה פשוט נס מכל הבחינות. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सिलेंडर मामले को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। दिल्ली के हाई पेज एवं श्री इंस्पायर ने रेडिएशन ब्लू होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आंध्र प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री सोशल वेलफेयर के पुष्पा लीला ने लखनऊ की बहुमुखी प्रतिभा की धनी बॉलीवुड अभिनेत्री अनीता सहगल वसुंधरा को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यूनिक वुमेन अचीवर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के पुष्पा लीला ने कहा कि आज यहां विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अनीता सहगल सचमुच एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिक्षित होते हुए बॉलीवुड में भी अपने अभिनय से परचम लहराया है। इसके लिए अनीता सहगल की जितनी भी तारीफ की जाती है, उन्हें ये भी कहना है कि आप महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर हाईपेज के सीईओ गौरव गौतम ने कहा कि अनीता सहगल का प्रोफाइल तथा इनके द्वारा किए गए कार्यों को जब कमेटी के सामने रखा गया तो सबने यही कहा कि ऐसी बहुआयामी प्रतिभा हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। इनके भारत की राजधानी नई दिल्ली में जरूर सम्मानित होना चाहिए। आज हमें डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा को सम्मानित करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। आदरणीय संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय संबित जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद माननीय संजय जी और आप सभी हमारे मीडिया से आए बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। समय से पूर्व ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ कर रहे हैं 5 मिनट पहले, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं सदन में अभी इम्पीचमेंट मोशन चल रहा है, व्हिप जारी है, मुझे भी सदन जाना है और एक महत्वपूर्ण विषय देश के सामने है। इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बहुत संक्षेप में ही रखूंगा अपने विषय को।
मगर बड़े गंभीरता के साथ रखूंगा, क्योंकि कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी सामने आई है, उस विषय पे देश को अवगत कराना यह अत्यंत अनिवार्य है। कल राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस पोडियम से भाषण देते हुए राहुल गांधी जी का जो व्यवहार था, मैं उन्हें कोट करता हूं। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, यहां पे अभी तो समिट हुआ था ना, कर दिया काम, यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया काम। और जिस प्रकार की कुटिलता भरी मुस्कुराहट, जिस प्रकार की अहंकार से भरा हुआ मुस्कुराहट उनका था, और जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे वाक्य को रखा, ये कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सिहरन पैदा करता है। हमने कुछ दिनों पहले देखा था, जब भारत मंडपम में वर्ल्ड एआई समिट हुआ था, जिसमें पूरे देश के कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जिसमें पूरे विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे, और पूरे विश्व के रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स इत्यादि का आगमन हुआ था। पूरे भारतवर्ष से जो इनोवेटर्स हैं, खास करके जो जेन जी है, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने कई सेमिनार किए थे, उन्होंने कई विषयों का रिसर्च करके प्रस्तुतिकरण किया था। पूरे विश्व में एक लहर की तरह यह बात फैल गई थी कि एआई में आज भारत एक शाइनिंग स्टार है। आज भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। यह विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने कहा। मगर उस समय जब यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, यूथ कांग्रेस के कुछ लीडर्स, जो यूथ कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, कपड़े उतार करके भारत के खिलाफ जिस प्रकार का प्रदर्शन विश्व के दरबार के सामने किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि यह जो प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए हमने कहा था टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस प्रोटेस्ट बाय द कांग्रेस पार्टी, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक प्रयोग था। उस समय भी बीजेपी ने स्पष्ट किया था कि हम बिल्कुल स्पष्टतः कह सकते हैं कि इसके आर्किटेक्ट और डिजाइनर स्वयं राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी के निवास स्थान पर ही इसका डिजाइन हुआ था। कल स्वयं राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया कि हां, हमने काम कर दिया। और जिस प्रकार से एक गद्दार हंसता है जब उसके खुद के देश के ऊपर वार होती है, उसके खुद के देश के पीठ पर कोई छुरा भोंकता है, तो वो जो मीर जाफर की हंसी होती है, राहुल गांधी के चेहरे पर वही मीर जाफर की हंसी कल नजर आ रही थी। द कंट्री कुड रीड मीर जाफर स्माइल on the face of Rahul Gandhi yesterday when he proclaimed that we finished the World AI Summit which was held in India. हमने काम तमाम कर दिया उसका। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती है। और कल ये प्रूव हुआ कि राहुल गांधी was the architect, the designer and the one in the driving seat of demeaning and defaming India. लफंगई और लीडरशिप में फर्क होता है। लफंगई करके कोई ये ना समझे कि वो लीडरशिप की लिस्ट में आ जाए या वो लीडरशिप कर रहा है। आप ध्यान से उनके चेहरे को देखिए, ध्यान से उनके वक्तव्य को सुनिए। जिस प्रकार से उन्होंने वो प्रस्तुतिकरण किया है, जो भाषण रखा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि स्कूल के बच्चों की जो लड़ाई होती है, उस प्रकार की एक देश के विरोध में प्रदर्शन करने का प्रस्तुतिकरण राहुल गांधी ने किया है। और यह पहली बार नहीं है, और यह केवल राहुल गांधी के घर में डिजाइन नहीं हुआ है, यह सोरोस की गैरेज से निकल करके राहुल गांधी के घर तक आया है।
यही वो राहुल गांधी है जो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की कंट्री क्या कर रही है, वो भारत को सबक क्यों नहीं सिखा रही है। यही वो राहुल गांधी है जो भारत सरकार को मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं। यही वो राहुल गांधी है जो कहते हैं कि आदिवासी, दलित और मुस्लिम जो हिंदुस्तान के हैं उनकी हालत आज सीरिया जैसी हो गई है, हो सकता है ये आदिवासी, दलित और मुस्लिम मिलकर आईएस जैसा संगठन बना ले भारतवर्ष में। यही वो राहुल गांधी है। ये सब वेल थॉट आउट प्लान है, ये एक डिजाइन है देश को नीचा दिखाने का। मगर राहुल गांधी जी, आप लाख प्रयास कर ले देश को नीचे दिखाने का, यह देश झुकने वाला नहीं है, यह देश आगे ही बढ़ेगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, न लिहाज है न तमीज है, मगर अपने आप को एलओपी कहते हैं। मैं कल देख रहा था, ये ट्रैक सूट पहनकर पार्लियामेंट जाते हैं और जिस प्रकार भाषण देके कहते हैं कि काम कर दिया मैंने एआई समिट का, देश का नाम बदनाम कर दिया, और मुस्कुराते हैं। He should be reminded of the fact that he does not deserve to be the LOP of India. Thank you, friends. If you have any other question, please go ahead. देखिए, ममता बनर्जी जी की जो क्लिप आज हम मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है, चिंताजनक है और धमकियों से भरा हुआ है। ममता बनर्जी जी का कहना कि मैं सरकार में हूं, हमारी सरकार है तो आप सुरक्षित है, अगर मैं हट जाऊं एक सेकंड के लिए तो एक कम्युनिटी आपको घेर करके सेकंडों में समाप्त कर देगी। आप सोचिए ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है। मतलब वो स्वीकार कर रही है कि तुष्टीकरण के उस लेवल तक उन्होंने एक कम्युनिटी को पहुंचाया है। वो स्वीकार कर रही है कि हिंसा इस कदर बंगाल में हो रहा है कि एक मिनट में, एक सेकंड में एक पूरी की पूरी कम्युनिटी साफ की जा सकती है, उनको मारा जा सकता है, उनको बंगाल के पृष्ठभूमि से हटाया जा सकता है। आप सोचिए, एक कुर्सी पे बैठी हुई मुख्यमंत्री अगर एक धर्म के लिए इस प्रकार की सोच रख रही है कि यह धर्म विशेष के लोग कापुरुष हैं और इनको मार दिया जाएगा, केवल मैं ही शील्ड हूं, तो ये ठीक उसी प्रकार का बयान है जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा के देखो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखो, फिर हिंदुओं का क्या होगा आप जान जाएंगे। ममता बनर्जी हैज जस्ट रिपीटेड अकबरुद्दीन ओवैसी स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी गई। देखिए, कैबिनेट मंत्री परिषद ने आज दयाशंकर जी दयाशंकर जी धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोग धन्यवाद भी नहीं देना चाहते हैं, न बधाई न धन्यवाद। इतनी बढ़िया योजना लेके आए, कम से कम आपको बधाई दे देना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद का 17वां साल आज मंत्रिपरिषद ने उस पर सहमति दे दी है। जो निर्धारित कार्यक्रम था उसको पूर्ण किया गया और 10-10 दिन का उपवेशन दोनों विधानसभा में, विधान परिषद में सकुशल संपन्न हुआ और समय से ज्यादा विधानसभा चली। इसलिए
आज मंत्रिपरिषद ने उसको 17 स्थान पर अपनी मोहर लगा दी। दूसरा है ये उत्तर प्रदेश में उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के आधार पर उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन में से अभी तक जो कोटा उसका 65% था उसको घटा के 50% कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किया गया है और इसमें 5 साल की सेवा के बाद ही एक परीक्षा होगी। उस परीक्षा में 50% तक जो है वो लोग चयनित हो सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति हेतु सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर उस वर्ग में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा रखने वाले, अर्थात जो सीनियर डिवीजन का जो 3 साल तक सिविल जज के रूप में काम करे 3 साल तक और 7 साल तक जो है वो उनका टोटल पीरियड हो, वो लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं और इनका कोटा बढ़ा के 10% से 25% कर दिया गया। ये आज मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति दी है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संभव हुआ है। ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। खासतौर से हमने श्री देवराज जी, आपकी इच्छा थी कि हमने अधिकारी को नहीं बुलाया तो हमने आपकी बात को भी पूरा कर दिया। जी ऐसा है, सीनियर डिवीजन की सिविल जज सीनियर डिवीजन जी उच्चतर न्यायिक सेवा में जाएंगे, हायर जुडिशियल सर्विसेज। पहले तो एडीजे बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज तो उसके हिसाब से सीनियरिटी के साथ बनते, सीधे डिस्ट्रिक्ट नहीं बनते। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास एएचपी और किफायती किराया आवास घटकों के क्रियान्वयन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें अभी तक 22 मीटर में 6 लाख रुपए तक की जो सीमा थी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया और 30 वर्ग मीटर का एरिया होगा जिसमें वो आवास बनाए जाएंगे। लेकिन 1.5 लाख रुपया भारत सरकार का होगा और 1 लाख रुपया राज्य सरकार का होगा। इसमें साथ साथ एक बात और यह, हालांकि ये प्रस्ताव नहीं था लेकिन चूंकि विषय आया था माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी एक प्रस्ताव पास करा दिया कि अभी तक जो काशीराम आवास बने हैं जिलों में, तो उन पर खासतौर से उनकी रंगाई पुताई करके जो अनधिकृत रूप से जिन लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है उनको वैकेट कराकर दलितों को ही दिया जाए। इस बात की व्यवस्था भी आज मंत्रिपरिषद ने दी और उसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। जी, ये हमें वो चूंकि विषय पहले से आया नहीं था, जब चूंकि एक आवास का एक विषय आया इसलिए एक विषय यह अतिरिक्त रूप से उन्होंने निर्देशित किया है कि बहुत जिलों में जो काशीराम आवास बने हैं और अनधिकृत रूप से जो ऑक्युपाइड हैं उनकी बाकायदा रंगाई पुताई करा के जो दलित वर्ग को ही उसको आवंटित किया जाए। ये अभी कोई इसका हमारे पास इस बार डाटा नहीं है क्योंकि पहले से मंत्रिपरिषद में आया नहीं था। ये विषय एक उठा इसलिए वो उसके ऊपर जानकारी दे दी। तो नेक्स्ट सेवा का हो गया। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम 21 एवं नियम 24 में संशोधन किया गया है। इसमें खास तौर से अभी तक नियम 21 में एक कैलेंडर वर्ष में 6 माह के मूल वेतन से अधिक की धनराशि स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में निवेशित किए जाने की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने की व्यवस्था लाई जा रही है। आज कई समाचार पत्रों में इस बात को भी छपा भी है कि ये नियमावली में ये संशोधन किया गया है कि 6 महीने का जो मूल वेतन है अगर उससे अधिक की धनराशि किसी स्टॉक में, किसी शेयर मार्केट में कहीं निवेश किया गया है तो उसको सूचित करना पड़ेगा। दूसरा संशोधन है नियम 24 में 1 माह के मूल वेतन के स्थान पर 2 माह से अधिक मूल वेतन
मूल्य की किसी भी चल संपत्ति के क्रय की सूचना समुचित प्राधिकारी को दिए जाने के अलावा प्रत्येक 5 वर्ष व्यतीत होने पर अचल संपत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। ये अभी तक जो 5 वर्ष था कि 5 वर्ष में अचल संपत्ति की आप घोषणा करें, उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया। जे आज संशोधन किया गया नियमावली, हमने आपको जो नियमावली थी वो बता दिया और नियम में बता दिया 21 और 24 नियम में संशोधित किया गया। उसमें पीरियड घटाया, पीरियड बढ़ाया, पीरियड घटाया। उसमें 6 महीने के करवाया कि मूल वेतन का 6 महीने और इसमें 1 में। जी अभी आपको मालूम है शासनादेश एक जारी हुआ कि उनकी प्रोन्नति रोकी जाएगी, उनको डेपुटेशन पे जाने से नहीं दिया जाएगा वो ये, और उनके वेतन तो रोक ही दिया गया, तो आपको मालूम है। ऐसा है, बहुत से सवाल पैदा होते हैं, बहुत से सवाल जो मंत्री परिषद ने जिस पर सहमति दी उस तक अपने आप को सीमित रखेंगे। प्लीज आप लोग सब विद्वान लोग हैं और हम आपकी विद्वता के कायल हैं पहले से। जी वो भी बढ़ा दें, बता देंगे भाई, ऐसा है। आप बात तो करने दीजिए बीच में। ये जनपद अयोध्या में मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु नजूल भूमि डाटा संख्या 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033 एवं 1035 कुल 7 किता क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर स्थित चक नंबर 4 मोहल्ला वशिष्ठ कुंड परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या को नगर निगम अयोध्या के पक्ष में हस्तांतरण के संबंध में आज मंत्री परिषद ने सहमति दे दी है। अब ये निःशुल्क नगर निगम को ये जो हमने आपके गाटा संख्या पड़े 2500 वर्ग मीटर की जमीन इसको ट्रांसफर करने की मंत्री परिषद ने सहमति दे दी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किए जाने के हेतु बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं मऊ को धनराशि स्वीकृत करने एवं व्यय के प्रस्ताव के संबंध में स्वीकृति आज दी गई मंत्री परिषद के द्वारा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।